हेलो एवरीवन, आई होप यू आर डूइंग वेल। आज हम WPT का बेसिक्स का पार्ट 2 करेंगे। ये पार्ट करने के बाद आपका WPT के जो बेसिक कॉन्सेप्ट हैं, जो बेसिक टर्मिनोलॉजी है, वो आपकी बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। ठीक है। तो पार्ट 2 में हम क्या देखेंगे? जैसे पार्ट 1 में एक बार हमने क्या देखा था वो देख लेते हैं। पार्ट 1 में जो हमने देखा था, जैसे कि हमने देखा था नेशन और स्टेट में क्या डिफरेंस होता है, वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट, ये सब, मतलब इनके लिटरल मीनिंग क्या है, बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है इनमें। ठीक है। थॉट क्या होती है, नेशन क्या होता है, स्टेट क्या होता है, और सोवनिटी क्या होती है, और कोई अथॉरिटी है तो उससे क्या इम्पैक्ट होगा सोवनिटी पे, और नहीं है तो क्या इम्पैक्ट होगा। स्टेट क्या होता है, ये सारी चीजें देखी थी। स्टेट एंशिएंट टाइम पे स्टेट क्या थे, मेडाइवल टाइम पे क्या थे, और मॉडर्न टाइम पे क्या थे। सिटी स्टेट क्या होते हैं। ठीक है। और मॉडर्न टाइम पे जो स्टेट हैं, नेशन है, उनका क्या कॉन्सेप्ट था। फिर हमने देखा था जैसे वेस्टर्न और ईस्टर्न, जो ये नेशन है वो कॉन्सेप्ट वेस्टर्न है, ईस्टर्न में ये अभी पूरी तरह से सक्सेसफुल नहीं है। फिर हमने देखा था नेशन, मतलब कंप्लीटली नेशनलिज्म, ये सब चीजें। अब हम WPT का बेसिक का पार्ट 2 करेंगे। जैसे हमने वहां पे देखा था स्टेट को 3 एजीज में। कौन सी एजीज? 3 एजीज, एंसेंट, मेडाइवल और मॉडर्न। अब कहाँ देखेंगे हम? अब हम देखेंगे पोस्ट मॉडर्न एज। अब मॉडर्न के बाद जो एज आती है उसको पोस्ट मॉडर्न एज बोलते हैं। तो उसमें क्या होता है? उसमें ये होता है कि जो सुपर नेशनल स्टेट, मतलब का इमरजेंस हुआ है पोस्ट मॉडर्न एज में। कैसे? जैसे यूरोपियन यूनियन हुआ, यूरोपियन यूनियन बन गया। ठीक है। मतलब बहुत सारे स्टेट ने मिलकर एक यूनियन बना ली। जैसे नाटो बन गया था। मतलब नाटो तो हम इसका एग्जांपल नहीं बोल सकते, लेकिन यूरोपियन यूनियन बोल सकते हैं। ठीक है। फिर उसके बाद इसी सुपर नेशनल जो स्टेट है उसका डिसइंटीग्रेशन स्टार्ट हो गया। जैसे ब्रिटेन है वो यूरोपियन यूनियन से निकल गया। ठीक है। तो ऐसा कुछ सिनेरियो क्रिएट हुआ था, जिसमें क्या है कि जैसे स्टार्टिंग में, जैसे कि एग्जाम्पल के लिए हम बोल रहे हैं कि ग्लोबलाइजेशन हुआ, सब कंट्रीज एक दूसरे से कनेक्ट हुए, लेकिन बाद में फिर डी ग्लोबलाइजेशन भी स्टार्ट हो गया। ऐसे ही ये, मतलब इंटरकनेक्टेड होके सुपर नेशनल स्टेट बने, फिर उनका डिसइंटीग्रेशन भी स्टार्ट हो गया। आई होप ये समझ में आ गया होगा पोस्ट मॉडर्न एज। अब क्या है, जो नेशन स्टेट है, ठीक है, मैंने ये बताया था जो ये नेशन स्टेट है ना, नेशन स्टेट एक वेस्टर्न कॉन्सेप्ट है। वेस्टर्न वेस्टर्न कंट्रीज का। तो हम उसी को स्टडी करेंगे, वेस्टर्न वाले को। तो जो ईस्टर्न साइड में जैसे जो कॉलोनीज थी, इंडिया चाइना, इंडिया चाइना, इन सब में ये इंट्रोड्यूस किया गया था कॉलोनिज्म के थ्रू, इंपेरियलिज्म के थ्रू, नेशन स्टेट का कॉन्सेप्ट। इनका ओरिजिनल ये कोई कॉन्सेप्ट नहीं था। ठीक है। एक सिटी स्टेट भी हमने कल पढ़ा था। बताओ सिटी स्टेट क्या होता है, आप लोग सोचो। ठीक है। तो उसके बाद नॉन वेस्टर्न वर्ल्ड में जो नेशन स्टेट का कॉन्सेप्ट है वो सक्सेसफुल नहीं हुआ था। वहां पे स्टेट ही का कॉन्सेप्ट था। नॉन वेस्टर्न वर्ल्ड में नेशन का कॉन्सेप्ट ज्यादा सक्सेसफुल नहीं हुआ था, वहां स्टेट का था। क्योंकि हेट्रोजीनियस और होमोजीनियस, मैंने बताया था, हेट्रो और होमो। होमो मतलब सेम, और हेट्रो मतलब डिफरेंट। यहाँ पे डाइवर्सिटी ज्यादा है, जैसे इंडिया में डाइवर्सिटी ज्यादा है, लिंग्विस्टिक भी है, कल्चरल भी है। लेकिन होमो, जैसे फ्रांस है, वहां पे लिंग्विस्टिक होमोजिनिटी है, सेम है, मतलब सिमिलरिटीज है। ठीक है। तो अब ये आगे चलते हैं हम। नेक्स्ट है पॉलिटिकल फिलोसफी। पॉलिटिकल फिलोसफी क्या होती है? ट्रुथ के लिए सर्च करना। ठीक है। इसके फादर हैं सोक्रेट्स, फिलोसफी के। तो फिलोसफी को दो पार्ट में डिवाइड किया गया, एथिक्स और पॉलिटिकल थ्योरी। एथिक्स हम वैसे भी पढ़ते हैं, अपना एक सब्जेक्ट है। मोरल जो फिलोसफी होती है वो एथिक्स में आती है, और पॉलिटिकल जो फिलोसफी होती है वो भी एथिक्स में आती है, जैसे गुड पॉलिटिकल लाइफ। ठीक है। और पॉलिटिकल थ्योरी में क्या है? फिलोसफिकल थ्योरी और साइंटिफिक थ्योरी। फिलोसफिकल थ्योरी में कौन सी थ्योरी होती है? नॉर्मेटिव,
व्हाट शुड बी, व्हाट ought टू, फिलोसफर किंग कैसा होना चाहिए, ये वाली थ्योरी उसको बोलते हैं फिलोसफिकल थ्योरी, जैसे कि प्लेटो ने दी थी, प्लेटो थ्योरी ऑफ फिलोसफर किंग। ठीक है, प्लेटो थ्योरी ऑफ स्टेट, स्टेट कैसा होना चाहिए। और साइंटिफिक थ्योरी में क्या है, जो साइंटिफिक के बेस पे है, डाटा फैक्ट इंपेरिकल जो मेथड है, साइंटिफिक जो मेथड है उसके बेस पे जो है उसको बोलते हैं साइंटिफिक थ्योरी। ठीक है। पॉलिटिकल आइडियोलॉजी, पॉलिटिकल आइडियोलॉजी, आइडियोलॉजी क्या है, आइडियोलॉजी को हन्ना अरेंट ने तो बड़ा क्रिटिसाइज किया है कि एक प्रोपेगेंडा है, मोबिलाइजेशन ऑफ मास, मास चीज को अगर मोबिलाइज करना है तो उसके लिए आइडियोलॉजी है। ठीक है। पोलिटिसाइजेशन का है, मान लो किसी का आइडियोलॉजी आ गई जैसे कि फासिज्म, नाजिज्म, इन सब ने क्या किया, मासिज को अट्रैक्ट किया अपनी तरफ, और फिर लास्ट में ये अथॉरिटेरियन में कन्वर्ट हो गए। ठीक है। तो ये सब था बेसिक कॉन्सेप्ट एंड टर्मिनोलॉजी। अब है क्लासिक्स। क्लासिक्स क्या होते हैं, क्लासिक्स सिंपल सी लैंग्वेज में समझ लो, जो पुरानी बुक हैं उन्हीं को क्लासिक बोलते हैं। जिस भी सब्जेक्ट से रिलेटेड जो जो रेफरेंस बुक है, जो स्टार्टिंग की बुक है, उन्हीं को क्लासिक्स बोलते हैं। ठीक है। फाउंडेशन बोला जाता है इनको सब्जेक्ट का, और बेसिक जो टर्मिनोलॉजी है और कॉन्सेप्ट है वो सब इसमें मोस्टली कवर होते हैं। ठीक है। जैसे कि प्लेटो की रिपब्लिक है, जैसे कि प्लेटो की जो बुक है रिपब्लिक, ठीक है, वो क्लासिक्स है। अब क्लासिक्स को स्टडी कैसे करें, अब इतनी पुरानी बुक हैं उनको कैसे पढ़ेंगे हम, उनमें तो पता नहीं क्या क्या लिखा होगा। तो उसको स्टडी करने के हमने थ्री मेथड डेराइव किए हैं, उसकी तीन अप्रोचेज हैं। तो एक है टेक्सचुअलिस्ट अप्रोच, कॉन्टेक्चुअलिस्ट अप्रोच और लिंग्विस्टिक अप्रोच। ठीक है। अब सबसे पहले हम टेक्सचुअलिस्ट देखेंगे। टेक्सचुअलिस्ट जो अप्रोच है, टेक्सचुअलिस्ट, इसको ब्रेक डाउन करो, टेक्स्ट यानी कि टेक्स्ट को पढ़ना है, टेक्स्ट तो है ही। ये दी थी लियो स्ट्रोस ने, लियो स्ट्रोस ने। इसने कहा था कि जैसे ही टेक्स्ट दे रखे हैं, जो भी उसमें लिख रखा है, जो टेक्स्ट उसमें लिख रखा है, वो वैसे के वैसे ही उसको पढ़ना है, इंटरप्रेट करना है, अपनी साइड से कुछ नहीं जोड़ना है उसमें, इसको ऐसे के ऐसे ही इंटरप्रेट करना है। ठीक है, मतलब अपनी तरफ से कुछ नहीं जोड़ना है उसको, अदरवाइज ये टेक्स्ट है जो वो अपना पर्पज खो देगा, वो टेक्स्ट उसका कुछ काम नहीं होगा फिर, क्योंकि वो फिर अपना जो ओरिजिनल मीनिंग है वो खो देगा। इन लोगों ने यही बात की थी, लियो स्ट्रोल्स इसके मतलब एक्सपोनेंट हैं, लेकिन इसकी लिमिटेशन भी है। ठीक है। लिमिटेशन क्या क्या है, अब उसी टेक्स्ट को ये कह रहा है कि वही मीनिंग जानो, अब हमें क्या पता जब वो लिख रहा होगा उसने क्या सोचा होगा। ठीक है। तो सबसे पहले है मिथ ऑफ फाउंडेशनलिज्म। फाउंडेशनलिज्म की जो मिथ है वो क्या है, अब हम अगर एक पर्सपेक्टिव से ही उसको जानेंगे कि जिस पर्सपेक्टिव से वो लिखी गई है, फिर हम क्या मल्टीपल पर्सपेक्टिव को क्या कर देंगे, हम मिस कर देंगे। ठीक है। अलग अलग पर्सपेक्टिव जान ही नहीं पाएंगे। ठीक है। दूसरी चीज क्या है, फाउंडेशन नाम की कोई चीज नहीं होती है लाइफ में, जो चीजें मल्टीपल पर्सपेक्टिव से देखी जाए वही बेस्ट है। ठीक है। तो ये एक लिमिटेशन है इसकी। जैसे पॉलिटिकल साइंस है, पॉलिटिकल साइंस को आप एक तो साइंस ही मानो, या फिर आप पॉलिटिकल साइंस को फिलोसफी के साथ भी देखो, सोशोलॉजी के साथ भी देखो, इकोनॉमी के साथ भी देखो, तो जितने भी इसके मल्टीपल पर्सपेक्टिव होंगे पॉलिटिकल साइंस के, वो बेस्ट होंगे। ठीक है। वो बेस्ट वे है। नेक्स्ट लिमिटेशन क्या है हमारी, कोहेरेंस। कोहेरेंस में क्या है, मतलब कि अगर हमने उसको पढ़ लिया अपने वे से इंटरप्रेट करके, तो ये बिलीफ है कि जो फिलोसफिकल आइडिया है वो बाद में इवोल्व नहीं हो पाएंगे। अब ये भी मिथ ही है। ठीक है। मिथ ऑफ प्रोलिफिसिस, इसमें क्या है, इसमें जो कॉमन मिस्टेक की गई है स्कॉलर के द्वारा, मतलब कि किसी को, कार्ल पॉपर ने, अब मान लो प्लेटो को कुछ बोल दिया, प्लेटो एंड एनमी टू ओपन सोसाइटी, अब कार्ल पॉपर ने बोल दिया, तो अब प्लेटो की जो हमारे माइंड में जो इमेज थी प्लेटो की, वो तो है नहीं, वो तो है नहीं, क्योंकि कुछ तो चेंज हुआ होगा, हम भी ऐसे सोचेंगे। तो ये कॉमन मिस्टेक की गई है, मतलब कि स्कॉलर ने एज्यूम करने में और इंटरप्रेट करने में कुछ चीजों को। तो ये सारी तीन वे हैं जिससे हम क्या कर सकते हैं, टेक्सटलिस्ट अप्रोच की जो ये क्या है लिमिटेशन है। ठीक है। नेक्स्ट अप्रोच है कॉन्टेक्सचुअलिस्ट। पहले कॉन्टेक्स्ट को समझो, ये कह रहे हैं कॉन्टेक्स्ट क्या है, ये कह रहे हैं जो पॉलिटी है वो हिस्ट्री से निकली है। पॉलिटी कहाँ से निकली है, क्राइसिस ऑफ हिस्ट्री से। ठीक है। कि हमें हिस्ट्री जाननी बहुत जरूरी है। तो इसके जो एक्सपोनेंट हैं वो सेबाइन हैं, क्लेमेंटाज हैं। और सेबाइन ने कहा था कि कॉमन सेंस बेस अप्रोच होनी चाहिए पढ़ने की, कि हमें पता होना चाहिए कि जो मीनिंग लिखा है उस बुक में, उससे हम कॉमन सेंस से कैसे समझ सकते हैं। ठीक है।
तो सेबाइन ने ये भी बोला था कि पॉलिटिकल साइंस है वो ओरिजिनेट कहाँ से हुई है, क्राइसिस फेस ऑफ हिस्ट्री से। बस कॉन्टेक्स्ट, वो कह रहा है कॉन्टेक्स्ट हिस्ट्री से निकला है, बस इसको इतना ही समझो। नेक्स्ट है लिंग्विस्टिक। लिंग्विस्टिक में क्या है, हाँ, अब जो ये अप्रोच है ना, कॉन्टेक्चुअलिस्ट, इसको रिवाइव किया गया था क्विंटन स्किनर के द्वारा और पोकॉक के द्वारा, ठीक है। ये क्या थे, ये न्यू हिस्टोरियन थे। ये इन्होंने कहा कि ठीक है हिस्ट्री पढ़ो, लेकिन उसका लिंग्विस्टिक तो देखो कि उस टाइम पे वो क्या सोच रहा था, लिंग्विस्टिक कॉन्टेक्स्ट समझो। इसको रिवाइव किया गया था, लिंग्विस्टिक कॉन्टेक्स्ट समझो, इन्होंने बोला था। थर्ड अप्रोच है अपनी लिंग्विस्टिक अप्रोच। अब लिंग्विस्टिक अप्रोच में क्या है, लिंग्विस्टिक अप्रोच में जैसे कि उसका जो मतलब मेन एक्सपोनेंट है वो फूको है और डेरिडा है। डेरिडा ने क्या बोला था, डीकंस्ट्रक्शन का कंसेप्ट दिया था। मतलब डेरिडा ने बोला था जो हम जानते हैं ना उसको भूल जाओ, हमें कुछ नहीं पता, अब फिर से समझो उसको, चीजों को ब्रेक करो, उस टेक्स्ट को फिर से रिकंस्ट्रक्ट करो और फिर से मतलब उसको समझो, ये डेरिडा ने बोला था। और बोला था कि ह्यूमन लैंग्वेज अब तक डेवलप नहीं हुई है। अब उस टाइम पे पता नहीं वो लैंग्वेज थी या उसको हम समझ पाएंगे या नहीं अच्छे से, तो उन्होंने कहा कि ह्यूमन लैंग्वेज अच्छे से डेवलप नहीं हुई है अब तक, तो हमें उसका मीनिंग खुद से इंटरप्रेट करना पड़ेगा। और मीनिंग है जो, वो स्टैटिक नहीं होता किसी भी चीज का, किसी भी चीज का मीनिंग टाइम के साथ चेंज होता रहता है। और जो उस टाइम पे टेक्स्ट लिखे वो आउट ऑफ कंट्रोल भी हो सकते हैं ऑथर से। तो ये सारी चीजें डेरिडा ने बोली थी, ठीक है। तो रीडर अपना खुद का मीनिंग दे सकता है टेक्स्ट को, और मीनिंग है वो वेरी भी कर सकते हैं, मैं क्या सोचता हूँ या फिर कोई और रीडर क्या सोचता है, वो तो डिफरेंट है एक दूसरे की सोच, ठीक है। एक है टेरेंस बाल, इन्होंने क्या बोला था कि जो टेक्स्ट को पढ़ना ना एक पोइट्री की तरह है, स्टार्टिंग में नहीं समझ में आएगा, उसको काफी टाइम लगेगा समझने में। तो ये थी लिंग्विस्टिक अप्रोच। आई होप कि आपको समझ में आई होगी। तो गाइज इस तरह से हमारा डब्ल्यूपीटी का बेसिक का पार्ट 2 भी खत्म हो गया है। आप इन दोनों पार्ट को देख सकते हैं अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियरिटी नहीं है चीजों की, इसको अच्छे से देखोगे और समझोगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। थैंक यू वेरी मच गाइज, थैंक्स।